एक क्वेश्चन दे रखा है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.65 into 10⁻⁻27 किलोग्राम इज ट्रेवलिंग एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 6 into 10⁻5 मीटर पर सेकेंड. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 टेस्ला. कैलकुलेट द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल एंड इट्स एक्सेलरेशन. एक तो उसके ऊपर फोर्स बताना है, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा अल्फा पार्टिकल पे, एक उसका एक्सेलरेशन बताना है. पहले तो आप ये बताओ, पहली चीज़ तो आप ये बताओ कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, किसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल कौन होता है? देखो, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको अल्फा पार्टिकल बोला जाता है. हीलियम न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल. हीलियम न्यूक्लियस का मतलब, हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों को निकाल दो तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, बस उसी को अल्फा पार्टिकल बोलेंगे. और हमको पता है कि हीलियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, आपने निकाल दिए, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए. न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं उसमें, तो 2 प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज आएगा उसके ऊपर +2e, है ना. E मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्लस E का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और -E का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. E की वैल्यू पता है ना सबको, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो हमने देखा कि जो हीलियम न्यूक्लियस है उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जिसपे चार्ज होता है +2e. और मास कितना होगा? तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं. और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है. तो आप ये बोल सकते हो कि हीलियम न्यूक्लियस का जो मास होगा वो लगभग 4 प्रोटॉन्स के बराबर होगा. 2 प्रोटॉन है उसमें और 2 ही क्या है? न्यूट्रॉन. अब क्योंकि न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर है, इसलिए क्या बोल सकते हो कि हीलियम न्यूक्लियस का जो मास होगा वो क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा. तो ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है. किसके लिए ध्यान रखना है? ये आपको अल्फा पार्टिकल के लिए ध्यान रखना है कि उस पर चार्ज तो कितना होगा? +2e होगा, और मास कितना होगा? 4 प्रोटॉन्स के बराबर होगा. तो अब इस पे आते हैं क्वेश्चन पे. इसमें आपको क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले. एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास, यानी कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है, कितना है? 6.65 × 10⁻⁻27 किलोग्राम. इज ट्रेवलिंग एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 6 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है. ठीक है. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 टेस्ला. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? 0.2 टेस्ला के बराबर है. कैलकुलेट द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल एंड इट्स एक्सेलरेशन. तो फोर्स बताना है और एक्सेलरेशन बताना है. अल्फा पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? तो राइट एंगल बोला इसने, मतलब 90 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है. थीटा कितना दे दिया इसने? 90 डिग्री. कितने एंगल पे अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से? 90 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है. क्लियर है ये बात? ठीक है जी. तो बताओ कि अल्फा पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F = QVB sin थीटा. लगा दो Q की वैल्यू. तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना? +2e, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर. V मतलब वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो दे रखी है 6 × 10⁵. B कितना है? 0.2 है. साइन थीटा, थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री. साइन 90 कितना होता है बताओ? साइन 90 होता है 1. तो फोर्स कितना आएगा? तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, जो भी आएगा, है ना. तो ये आ जाएगा फोर्स. और आपको एक और चीज़ पूछी है इसने कि एक्सेलरेशन कितना होगा. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स के टर्म्स में? एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाई मास. तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी फोर्स की, उसको आप अल्फा पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दोगे. ये देखो इसका मास दे ही रखा है अपन को, तो मास से डिवाइड करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? इसका एक्सेलरेशन. क्लियर है ये बात? कर सकते हो कैलकुलेशन. नेक्स्ट है, ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन मूविंग विद द सेम स्पीड इंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. Show the trajectories followed by the 2 particles in the magnetic field. Find the ratio of radius of the circular path which the 2 particle may describe. दोनों चार्ज पार्टिकल के पाथ की रेडियस का रेशियो बताना है एक तो, है ना. और उसके अकॉर्डिंग आपको इनका पाथ भी ड्रॉ करके बताना है कि किस तरीके के पाथ के ऊपर मूव करेंगे, ये आपको बताना है. इसने बोला राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब
क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये एंटर कर रहे हैं, इसलिए पाथ कैसा होगा सर्कुलर। तो वो आपको ड्रॉ करके बताना है, बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि ये ड्यूट्रॉन क्या चीज़ होती है, ड्यूट्रॉन किसको बोलते हैं? ए ड्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। प्रोटॉन तो पता है सबको, ड्यूट्रॉन क्या होता है, ये किसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन? तो देखो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1s2 बोलते हैं उसको। हाइड्रोजन का ये वाला जो आइसोटोप है, हाइड्रोजन के कई टाइप्स होते हैं एक तरह से, तो ये वाला एक टाइप है उसका जिसको हम आइसोटोप बोलते हैं 1s2। इस आइसोटोप के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो भी निकाल देते हो, तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बचेगा और एक न्यूट्रॉन बचेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका होगा। और इलेक्ट्रॉन के निकलने से इस न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि अब न्यूक्लियस बचेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव प्लस ई। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। तो जो ड्यूट्रॉन होता है बेसिकली वो हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप होता है, इसका न्यूक्लियस होता है बेसिकली, जिस पे चार्ज तो कितना होगा? प्लस ई होगा, और मास कितना होगा? तो क्योंकि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है और दोनों का मास लगभग बराबर होता है, इसलिए हम 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इसको बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं इसको? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। भाई न्यूक्लियस में कौन कौन है? एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस ई, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो टोटल चार्ज तो कितना होगा इस न्यूक्लियस पे? प्लस ई होगा। और मास कितना होगा? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो ये ड्यूट्रॉन के बारे में आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में आपको बताया नहीं जाएगा, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 2 चार्ज पार्टिकल है, एक तो ड्यूट्रॉन है और एक कौन है? एक प्रोटॉन भाई साहब है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं। अब दोनों का पाथ आपको ड्रॉ करके बताना है, साथ में रेडियस का रेशियो भी बताना है। पहले ये बताओ कि सर्कल की रेडियस क्या होगी? जिस सर्कुलर पाथ पे ये घूमेंगे उसकी रेडियस क्या होगी? mv/qb। यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए। तो अगर मुझे रेडियस का रेशियो फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगा के मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो, पहले रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वेलोसिटी दोनों के लिए बराबर है। ये बोल रहा है कि सेम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के इंटर करते हैं, अंदर इंटर करते हैं परपेंडिकुलर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के लिए कॉमन ही है। तो b यहाँ पे कांस्टेंट है और v भी यहाँ पे दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो v लिख देता हूँ इसको, डिवाइडेड बाई आएगा q, चार्ज कितना है इसके ऊपर? ड्यूट्रॉन के ऊपर प्लस e, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? b, डिवाइडेड बाई, अब प्रोटॉन के लिए लिखना है सेम चीज़, तो प्रोटॉन का मास mp लिख देते हैं इसको, वेलोसिटी उसकी भी ड्यूट्रॉन के बराबर ही है, v लिख दो, चार्ज उस पर भी प्लस e होता है प्रोटॉन पे, और b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? ये मैंने वैल्यूज़ पुट करी है। अब बताओ कि यहाँ पे v कैंसिल, e और b भी कैंसिल ऊपर नीचे, तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ प्रोटॉन इनका रेशियो क्या आएगा? तो ये मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आएगा। और इनका जो मास का जो रिलेशन है वो तो आपको पता ही है, जो ड्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से 2 टाइम्स ज़्यादा भारी होता है, यानी कि ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, देखो 2:1 आएगा ये आंसर। इसका मतलब दोनों के पाथ की रेडियस का रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा। अब इसको ड्रॉ करके बताना है डायग्राम में आपको, तो मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये कैसे पाथ के ऊपर दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड डायरेक्शन। अब दोनों में मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोनों चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, एक तो प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन है, लेकिन यहाँ से रिलेशन हमको ये बोल रहा है कि रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन जो होगी ना, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन रहने वाली है। इसका मतलब रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन ज़्यादा होगी और रेडियस ऑफ प्रोटॉन इससे कम रहेगी, और ड्यूट्रॉन की रेडियस कितनी होगी? डबल होगी, है ना। तो देखो इसको ऐसा ड्रॉ करके बताएंगे, ये मान लो प्रोटॉन है, ये मान लो ड्यूट्रॉन है, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे दोनों पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो इनको सर्कल पे घुमाएगा। तो जो ड्यूट्रॉन है इसके पाथ की रेडियस क्या होगी? ज़्यादा होगी, ये ऐसे किसी सर्कल पे घूम रहा होगा, और जो प्रोटॉन है इसके पाथ की रेडियस क्या होगी? कम होगी, ये कोई छोटी सर्कल पे घूम रहा होगा। तो इस तरीके से दोनों घूमेंगे।
ड्यूट्रॉन तो बड़ी सर्कल पे घूमेगा, बड़े सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसके पाथ की रेडियस क्या है, डबल है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन छोटे सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो ये इनका डायग्राम होगा। भी इनको पूछा ना, भी इनका डायग्राम बना के बताओ कि ये कैसे कैसे इनकी ट्राजेक्ट्री होगी। ट्राजेक्ट्री मतलब होता है पाथ। तो ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन है, और ये जो बड़ी रेडियस मैंने दिखा रखी है ये क्या चीज़ है, ये रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन है। ये मान लो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, तो वो ज़्यादा है ना। इस तरीके से ड्रॉ करके बताना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 0.9 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम under the action of magnetic field moves in a circle of radius 2 centimeter at a speed of 3 into 10⁻6 meter per second. If a proton of mass 1.8 into 10⁻27 kilogram were to move in a circle of the same radius in the same magnetic field, then find its speed. तो आपको इलेक्ट्रॉन के लिए डेटा दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसके पाथ की रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है। तो लिख देते हैं एक बार, जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है, 0.9 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। और स्पीड भी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द प्रोटॉन ऑफ मास, अब प्रोटॉन का मास दे रखा है, एक प्रोटॉन है 1.8 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, वर टू मूव इन ए सर्कल ऑफ द सेम रेडियस इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। सेम रेडियस के सर्कल पे घूमना है, किसको, प्रोटॉन को, ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हिंट क्या है यहाँ पे, हिंट आपको यही दे रखा है, देखो कि रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ द प्रोटॉन बराबर है, यही हिंट है इसमें। कैसे सॉल्व करोगे, तो रेडियस का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला, mv/qb। पहले किसके लिए लगाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिखना है, चलो अगले स्टेप में लिख देंगे, ई लिख देंगे इसकी जगह। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बी दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा, तो इसको बी रहने दो। इधर लिख दो मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यही आएगा, ठीक है। अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इनकी वैल्यू बराबर ही होती है, और बी भी यहाँ पे सेम है दोनों के लिए, तो ये तो पूरा ही उड़ जाएगा। तो ये सीधा ही आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। क्या फाइंड करना है इसमें, प्रोटॉन की स्पीड फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है क्वेश्चन में 0.9 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आया समझ में, सॉल्व किया जा सकता है इसको, मैं लिख देता हूँ। ये तो 1.5 आ रहा है इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन घूमना चाहिए। A charge q moving along the x-axis with a velocity v is subjected to a uniform magnetic field B acting along the z-axis. Trace trajectory. सेकेंड पूछा है, डज द चार्ज पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी एज इट इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चीज़ें पूछी जा रही है, देखते हैं इसको क्या क्या दे रखा है। देखो एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज की वैल्यू q है और ये x एक्सिस के लोग मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये x एक्सिस मान लो, ये y और ये z एक्सिस है। चार्ज पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बोलो। ये चार्ज पार्टिकल अपना q मान लेते हैं इसको, और ये x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो z एक्सिस के अलोंग है। कौन सी डायरेक्शन में है, z एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। z एक्सिस है बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं इसको डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, बोलो, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। z एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ये आ गई अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ट्रेस द ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री किसको बोलते हैं,
बोलो। पाथ को बोलते हैं, जो पाथ होता है ना उसको ट्राजेक्टरी बोलते हैं। तो इसका पाथ कैसा होगा वो ड्रॉ करके बताएंगे। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है कि चार्ज पार्टिकल सर्कल पे घूमेगा। कैसे पता चला? क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है जी। कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन ऊपर घूमेगा, नीचे घूमेगा, कैसे? तो उसको V क्रॉस B से चेक करो। आपको पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? QVB साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखते हो तो क्या लिखते हो? Q इंटू V क्रॉस B। तो जो V क्रॉस B की डायरेक्शन है वही आपको फोर्स की डायरेक्शन माननी है। तो V इधर है और B किधर है? आउटवर्ड है। देखो V इधर और B आउटवर्ड, ये तो मान लो B है मैग्नेटिक फील्ड, और इधर कौन है? V है। तो V क्रॉस B करना है, तो V से B की डायरेक्शन में V की टिप को B की टिप से मिलाओ। इस तरीके से फिंगर्स घूमनी चाहिए। तो थंब किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे सर्कल पे घूमेगा। ये आया समझ में? तो ये इसकी ट्राजेक्ट्री होगी। ये क्या होगी? इसकी ट्राजेक्ट्री होगी। पाथ ऐसा होगा। कौन से प्लेन में मूव करेगा? XY प्लेन के अंदर मूव करेगा और इस तरीके से घूम जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरी चीज़ क्या पूछी इसने? डज द चार्ज पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी? अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और वो कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर पाता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पाता है, जैसे कि आप देख रहे हो, है ना। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज होगी क्या? नहीं। और अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नहीं। इसका मतलब इसमें लिख देंगे, ये आपका आंसर सेकंड पार्ट।